आज भी भारत की 60% से ज्यादा आबादी फार्मिंग पर डिपेंड करती है, पर फिर भी फार्मिंग की समस्याओं पर कोई बात नहीं करता। पर एक वुमेन एंटरप्रेन्योर ऐसी हैं जिन्होंने नेचुरल फार्मिंग को एक मूवमेंट में बदल दिया और बना दिया भूमिशा ऑर्गेनिक। तो आज के हमारे पॉडकास्ट की गेस्ट होने वाली हैं मिसेस प्रतिभा तिवारी, फाउंडर ऑफ भूमिशा ऑर्गेनिक्स, जिन्होंने न केवल एग्रीकल्चर स्टार्टअप बनाया बल्कि अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भी एक बड़ा नाम कमाया है। जर्नी कैसे आपकी स्टार्ट हुई, किसान की बेटी से फाउंडर तक का सफर? किसान की बहू से फाउंडर तक का सफर। अच्छा, किसान, ठीक है। सबसे पहले तो मैं प्रतिभा तिवारी और मैं भूमिशा ऑर्गेनिक्स की फाउंडर हूँ और बाद में हमने अपना स्टार्टअप शुरू किया कृषिका नेचुरल्स प्राइवेट लिमिटेड। तो यहाँ से हमारी जर्नी शुरू हुई है 9 साल पहले से। तो 9 साल पहले हम लोगों ने भूमिशा ऑर्गेनिक स्टार्ट किया। तो मैं और मेरे साथ 4 या 5 किसान से, जिनके साथ मिलकर हमने छोटी सी जर्नी स्टार्ट करी प्राकृतिक और जैविक खेती को लेकर के। धीरे धीरे ये चीज़ें बढ़ती गई। फिर समझ आया कि वैल्यू एडिशन का बहुत बड़ा स्कोप है। फिर धीरे से और हम 4 किसान से जुड़ते आज हम लोग लगभग 2000 किसानों के साथ काम करते हैं। अच्छा, ये का मतलब बहुत बड़ा अब हमारा ग्रुप हो चुका है। फिर हमने 2020-21 में हमने स्टार्टअप कंपनी स्टार्ट करी, जिसमें मैं डायरेक्टर हूँ। कृषिका नेचुरल्स प्राइवेट लिमिटेड। अच्छा, कृषि। ये कंपनी बेसिकली हमारे जो इंडिजीनियस वैरायटी के वीट है, मिलेट्स है, इन सब चीज़ों पे काम कर रही है और खासकर काम कर रही है वैल्यू एडिशन पे। यंगस्टर्स को कौन सी चीज़ें अच्छी लगेंगी जो हेल्दी भी हो, क्योंकि पोस्ट कोरोना बहुत सारे लोग हो गए कि जिनको हेल्थ कॉन्शियस हो गए बहुत लोग। लोगों को हाई न्यूट्रिशन मिल पाए लेकिन हमारे देसी खाने से। हाँ, बिल्कुल। बस उसमें थोड़ा सा इंडो वेस्टर्न क्यूजीन टाइप का डाल दिया है। अच्छा। कि खाना तो वही भारतीय है, अनाज वही भारतीय है, बट सिर्फ उनका प्रेजेंटेशन चेंज कर दिया। बच्चों को कुकीज पसंद है तो कुकीज तो बनाई लेकिन उसमें शुगर नहीं डाले, बटर नहीं डाले, हमने शुद्ध घी से बनाई, मिलेट का आटा यूज किया और साथ में फिर गुड़ का पाउडर डाल दिया। बस फ्लेवर टेस्टी भी बन गई, फ्लेवर भी बन गई। तो जैसा कि आपने बताया 4-5 फार्मर से आपने शुरुआत की, तो वो 4-5 फार्मर को कन्विंस करना कैसा रहा? बीइंग अ वुमन ज़्यादा टिपिकल था मेरे लिए। क्योंकि क्या होता है कि जब हम फार्मर्स को कोई चीज़ समझाते हैं ना, तो उन्हें ये लगता है कि उन्हें सब पता है, उगा तो वो ही रहे हैं। हाँ। मैं शहर की क्या उगाऊंगी उनके साथ। हाँ। या खेती में कैसे मेहनत करूँगी। हाँ। बट हुआ ये कि जब मैंने उनको कन्विंस किया कि आप जैसी खेती कर रहे हो वो हमारा भविष्य नहीं है, इससे कहीं ना कहीं लाभ नुकसान हो रहा है, तो आपको ऐसी खेती करना है कि जिससे हम लोगों को एक अच्छा भोजन मिले, आपकी मिट्टी सुरक्षित रहे, आने वाली पीढ़ी के लिए आपकी मिट्टी सुरक्षित रहे। मतलब कि कार्बन परसेंटेज दिनों दिन घटता जा रहा है और वही कार्बन परसेंटेज हमको मिट्टी में बढ़ाना है। कैसे बढ़ेगा वो ऐसे ही बढ़ेगा जब हम जैविक और प्राकृतिक खेती का साथ। बस तो ऐसे कन्विंस करती रही मैं। तो 4 किसानों को कन्विंस करना कठिन था, क्योंकि शुरू की लाइन कठिन होती है, पीछे तो अपने आप बढ़। खेती ऐसी चीज है ना, लॉन्ग टर्म वाली चीज है। मतलब शुरू में तो ये था कि जो किसानों ने मेरे साथ शुरू में काम किया है वो जानते थे कि मैं बिल्कुल नहीं जानती हूँ खेती के बारे में। अच्छा। क्योंकि मेरा बैकग्राउंड खेती था ही नहीं। शादी हुई है मेरी जिस परिवार में, वहाँ जरूर खेती होती थी, नहीं तो हमारे मायके में कोई जमीन वगैरह नहीं रहती थी, सर्विस क्लास में थे। अच्छा। लेकिन यहाँ पर मेरे हस्बैंड भी सर्विस में थे और जॉब में थे, तो उनको भी कुछ ऐसा खेती का नॉलेज नहीं था, बट मेरे फादर इन लोग खेती करते थे। तो आप जब पूरी फैमिली सिविल्स में गई है, सब जॉब वाले लोग हैं, फिर आपको खेती में इंटरेस्ट क्यों आने लगा? कैसे आने लगा? इंटरेस्ट मतलब मैं सबसे पहले तो जॉब ही करती थी, स्कूल में, हाई स्कूल में पढ़ाती थी मैं, तो जॉब ही मैंने प्रेफर करी। फिर उसके बाद जब जॉब में मेरे को एक जॉब सेटिस्फेक्शन मिला कि मतलब एक वो होता है ना कि कभी कभी मन में कुछ ऐसी चीज रहती है कि मुझे कुछ अलग करना है होता। हाँ, तो बस मुझे कुछ अलग करने वाली चीज थी ना कि सोसाइटी के लिए क्या करेंगे, या फिर हम एक लिमिटेड ऑप्शन नहीं होना चाहिए था मुझे। मैं चाहती थी कि मैं लोगों के बीच में अपना नाम बनाऊं, अपने काम की पहचान बनाऊं, मेरे से लोगों को कुछ फायदा हो। सही। बस ये सब चीजें सोच के मैंने फिर एकदम शुरुआत कर दी। वो एक यूनिक आइडेंटिटी बनाने की अंदर से चाहत होती है ना वो। हम लोग दोनों ब्रांड प्रमोट करते हैं, भूमिशा भी और कृषिका भी।
हाँ। जहाँ एग्रीकल्चर की बात होती है, ऑर्गेनिक की बात होती है, वहाँ पे हम लोग जनरली भूमिशा को प्रमोट करते हैं। ओके। लेकिन दोनों कंपनी एक दूसरे की सिस्टर कंसर्न है। भूमिशा अगर बीज है तो पौधा कृषि का है। हाँ। बिल्कुल। और स्टार्टअप अगर मैं बोलूँ पहचान मिली तो पहचान मुझे कृषिका से मिली है, क्योंकि ये एक स्टार्टअप कंपनी थी। मिलेट ईयर जैसे ही अनाउंस हुआ, तो जो पूरे G20 में हम लोगों ने कंटिन्यू मिलेट्स का प्रदर्शन किया है, तो उसमें एक हाइप बन गई सारे न्यूज में। फिर IIM काशीपुर गए जब हम, तो वहां से हमको एक 25 लाख का ग्रांट मिला है। तो वो ग्रांट कैसे आपको मिला, उसके पीछे क्या चुनौतियां थी वो ग्रांट अवेल करने में? सबसे पहले तो हम जब जयश्री मैडम से मिले तो उन्होंने कहा कि प्रतिभा स्टार्टअप कंपनी रजिस्टर करो। तब तक इतना पता था कि स्टार्टअप कंपनी कुछ होती है, ये नहीं पता था कि एक्चुअल डेफिनेशन क्या है स्टार्टअप कंपनी की। तो एक्चुअल डेफिनेशन ये थी कि जहां आपका DPIIT नंबर होगा वो स्टार्टअप कंपनी है, जो कि स्टार्टअप इंडिया के पोर्टल पे रजिस्टर्ड होना चाहिए। मतलब आपको बेनिफिशियरी होना चाहिए उसका। नहीं तो जनरल लोगों की आज भी थिंकिंग ये है कि मेरे पास अगर कोई इनोवेटिव आइडिया है, मैं कोई भी कंपनी बना लूं, दैट इज स्टार्टअप। तो बट ये स्टार्टअप नहीं है, क्योंकि एक्चुअल आपको लीगल चाहिए, आपको लीगल रजिस्ट्रेशन चाहिए। फिर मैंने मैडम से बात की तो उन्होंने कहा ठीक है। तो फिर हम लोगों ने उन्होंने स्टार्टअप कंपनी रजिस्टर करी। फिर उन्होंने बताया कि इस टाइप के कुछ फंड्स आते हैं जो स्टार्टअप को ले सकता है। अच्छा, इसका IIM के बारे में भी आपको मैम ने बताया था? हाँ, नहीं, उन्होंने बताया था कि प्रोग्राम है RKVY रफ्तार, ये स्टार्ट हुआ है और ये जो प्रोग्राम है ये आप कर लो। अच्छा। तो बस फिर वो RKVY रफ्तार के बारे में मुझे पता चला। मैंने एप्लीकेशन डाली और धीरे धीरे सिलेक्शन प्रोसेस में फर्स्ट क्लियर, सेकंड क्लियर, थर्ड क्लियर, फोर्थ राउंड क्लियर और फिर देन फाइनलिस्ट में मेरा नाम नहीं आ गया। टोटल उसमें पूरे लोगों में 3 लोगों को बार फुल ग्रांट मिला था। उसमें से एक मेरा था, एक आसाम की एक लेडी थी उनका था, और एक और मेरे ख्याल से गुवाहाटी के कोई थे पाइनएप्पल वाले, उनका। अच्छा। तो अभी आपने बताया जैसे G20 में आप गए थे, वहाँ पे आपके मिलेट प्रोडक्ट्स ऑस्ट्रेलियन PM की स्पाउस ने टेस्ट किए और उसके बाद नरेंद्र तोमर जी ने टेस्ट किए। तो उस टाइम मन में क्या चलता था, क्या फीलिंग थी, वो थोड़ा सा एक्सप्रेस करिए ना। जैसे G20 में तो जब सबसे पहले ना ऐसा हुआ कि G20 में उन्होंने बोला कि G20 हम समझ नहीं पा रहे थे, क्योंकि हम साल भर से G20 कर रहे थे, तो हमें नहीं पता दिल्ली का G20 क्या स्पेशल है। फिर थोड़ा सा न्यूज़पेपर में मैंने सर्च किया, फिर उन्होंने बताया कि G20 इसलिए मेन है कि जो हमने साल भर एक्टिविटीज करी हैं, ये उसका निचोड़ है। मतलब ये ऑल ओवर वर्ल्ड से यहाँ पे लोग आने वाले हैं, डेलीगेट्स भी, स्पाउसेस भी। हमें 6 दिन पहले से दिल्ली बुलाने गया था और मतलब बहुत ही अमेजिंग एक्सपीरियंस रहा। वो पूसा के कृषि केंद्र में हम लोगों को रुकने की व्यवस्था कराई गई थी। बहुत ही लेविश व्यवस्था, सब कुछ बहुत अच्छा। गवर्नमेंट के अंडर में 10 बार फसाई के अधिकारी आ रहे हैं और बार बार हमारी चेकिंग हो रही थी कि क्योंकि हम लोग स्पाउसेस से मिलने वाले थे। अब उसमें से कुछ 2 लोगों को सेलेक्ट किया उन्होंने जिनके प्रोडक्ट स्पाउसेस चेक मतलब टेस्ट करेंगे। तो वन ऑफ मी, आपका एक है। हाँ, एक मेरा और एक ITC का था, जो होटल ताज है, उनके शेफ हैं, शेफ कुणाल। वहाँ पे शेफ कुणाल को भी मैंने फिर अपना प्रोडक्ट टेस्ट कराया। क्या उनके वर्ड्स थे? मतलब वो तो बहुत, मतलब वो कह रहे थे कि हमने एक मिलेट आइसक्रीम बनाई थी और दूसरा हमारे मिलेट के कुकीज बन रहे थे। तो उन्होंने कहा कि मतलब बहुत ही आश्चर्य हो रहा है मुझे ये देख करके कि कोई मिलेट से भी आइसक्रीम बना सकता है और बहुत टेस्टी है बोले, और मतलब बड़ा यूनिक कॉम्बिनेशन है जो आपने करे हो। बस अब इसको सब जगह फैलाना है। और जब ऑस्ट्रेलियन प्राइम मिनिस्टर की वाइफ जूलिया हैडन मैडम आई, तो मतलब इतनी टाइट सिक्योरिटी। अब उस टाइम पे ऐसा लगता है हमारे पास कोई फोटोग्राफ्स हो जाए इनके साथ। वो पूरा हॉल हर प्रकार की सेलिब्रिटीज और बड़े बड़े पॉलिटिशियन, इंटरनेशनल, लेकिन उस हॉल के अंदर किसी को परमिशन ही नहीं थी आने की। अच्छा। मतलब हमारे मोबाइल में ले लिए गए थे हमसे बाहर ही, तो ना हम फोटोग्राफ ले पा रहे थे, हमें तो उतने ही फोटोग्राफ। बल्कि उस टाइम पे मैं बहुत सारे लोगों से, अक्षरा मूर्ति मैम से मिली, अंजू बजाज मैम जो वर्ल्ड बैंक के प्रेसिडेंट की वाइफ थी, उनसे मिली मैं, और जापान की प्राइम मिनिस्टर की वाइफ से मिली मैं। अच्छा। बट एक वो ऐसा मोमेंट था कि वो मतलब ऐसा लग रहा था कि एक सपना है। मोमेंट ऐसा होता है जैसे सपना है, कैप्चर करना है लेकिन कर नहीं पा रहे हैं। तो भी हमने ना एक सिक्योरिटी वाले को बोल के हमारी एक फोटो खींची थी। तो बोलता मैम ये जॉब चली जाएगी। मैंने बोला लेकिन ये मेरा लाइफ का ऐसा मोमेंट है कि अगर ये कैप्चर नहीं हुआ तो मुझे दोबारा नहीं मिल पाएगा। तो उस टाइम पे हमने किया उसको। और तोमर सर का ऐसा है कि जब तोमर सर एग्रीकल्चर मिनिस्टर थे उस टाइम पे,
उस दिन पीएम आने वाले थे, श्री अन्न प्रोग्राम था, हाँ। उसका इनॉग्रेशन था, तो हमारी आइसक्रीम टेस्ट करने मोदी जी आने वाले थे। अच्छा। बट जब वो आते हैं तो वहाँ की सिक्योरिटी बहुत टाइट हो जाती है। दूसरी चीज, जो चीज वो टेस्ट करेंगे उसका बहुत लेवल पे चेकिंग होती है। हाँ, तो हमारी चेकिंग तो शुरू हो गई थी, लेकिन एंड मोमेंट पे जब वो आए तो फ्लक्चुएशंस होता है इलेक्ट्रिसिटी का, मतलब वो एसी तेज कर दिए जाते हैं, लाइट्स बढ़ा दी जाती है, ओवरलोडेड हो जाता है। हाँ। तो उस ओवरलोडेड होने से हमारी मशीन वर्क नहीं कर। अरे बाप। तो बस वो मोमेंट ऐसा हो गया कि वो हमें बिल्कुल जिंदगी भर के लिए हमारी दुखदाई चीज हो गई। तो इस मोमेंट पे जहाँ मोदी जी आने वाले थे, तो फिर उन्होंने बोला, एपिडा के अधिकारियों ने बोला कि मैडम हम कुछ नहीं कर सकते, खाली चले गई वो, क्योंकि वो मशीन नहीं चलेगी आपकी इसमें। हमने बहुत रिक्वेस्ट करी, बट वो टाइम ऐसा था कि वो नहीं हो पाया। तो फिर उन्होंने कहा कि डेफिनेटली हम किसी ना किसी अच्छे रिकॉग्नाइज पर्सन से बोलेंगे कि वो आपकी आइसक्रीम टेस्ट करें। तो पीयूष गोयल जी भी आए थे, माननीय नरेंद्र सिंह तोमर जी भी आए, फिर उन्होंने टेस्ट किया। फिर बाद में तो पूरा पार्लियामेंट, सारे विधायक सब आए थे, हमारी आइसक्रीम, कुकीज, बिस्किट सब टेस्ट करे फिर उन्होंने। अभी जो आपके 2000 से ज्यादा किसानों की टीम बन चुकी है आपने पूरा, तो उनको कैसे आप मैनेज कर रहे हैं? पहले तो हम सब मैनुअल मैनेज कर रहे थे, लेकिन अब जैसे जैसे हमारा वर्कफोर्स भी बढ़ता जा रहा है, हाँ। तो हमने कुछ सॉफ्टवेयर डेवलप किया है जिससे कि हमारे डायरेक्ट वो लोग लिंक होते हैं हमारे साथ। लिंक होने के बाद हम लोग उनकी ग्रुप फॉर्मेशन करा देते हैं कि लाइक ब्लॉक वाइज या डिस्ट्रिक्ट वाइज हमने छोटे छोटे ग्रुप बना दिए हैं। अब उस ग्रुप में क्या होता है कि उनके ऊपर एक मतलब एक फील्ड टाइप का लड़का, जो फील्ड मैनेजर टाइप होता है, वो उनकी सारी क्वेरीज को शॉर्ट आउट करता है, लाइक कि उनको लैंड पे किस किस चीज की नीड लग रही है, हम किस लेवल पे उनकी हेल्प कर सकते हैं, और साथ में ऐसा कौन सा प्रोडक्ट है जो वो बायबैक अगर लगाते हैं तो हम उसको श्योरिटी के साथ परचेज कर लेंगे, ताकि उन्हें कम से कम परेशानियों का सामना करना। तो ऐसे करके हमने ब्लॉक वाइज, डिस्ट्रिक्ट वाइज अभी सारी जगह पे बना रखी है हमारी टीम, जो इन सब किसानों को मैनेज करती है। ओके। तो जब आपने रोशी का नेचुरल्स बिल्डअप किया, तब उसका विजन क्या था? आपने उस टाइम सोचा था कि इसको इतने लेवल पे लेके जाना है, इतने लेवल पे लेके जाना है, ये तो नहीं सोचा था, लेकिन विजन बहुत क्लियर था। विजन मेरा ये था कि हेल्दी फूड में एक मतलब ये बोलूँ कि ऑन एन एवरेज आफ्टर 30 वाले जितने लोग रहेंगे ना, मैं उनको हेल्दी फूड खाने को बोलूँगी तो वो खा लेंगे। बट अगर मैं जब किड्स की बात करती हूँ या यंग जनरेशन की बात करती हूँ, टीनेजर्स की बात करती हूँ, और मैं उनसे हेल्दी फूड का ऑप्शन बोलूँगी तो वो नहीं खाएंगे। मैं मक्के की रोटी खाने को बोलूँगी अगर अपने घर में, तो हमारे आफ्टर 30 वाले सभी लोग खा लेंगे। मैं बच्चे से बोलूँगी मक्के की रोटी खाने को तो वो नहीं खाएंगे। तो मुझे, मेरे दिमाग में ये था, जब मैंने कृषिका को स्टार्ट किया तो मेरे दिमाग में ये था कि मुझे यहाँ पे कुछ फूड इनोवेशन में ऐसा करना है कि ये हेल्दी फूड जो है ये बच्चे और टीनेजर्स खाएं। मेरा पूरा फोकस उन्हीं को लेकर। तो मुझे ऐसा लगा ऐसी क्या चीज़ है जो वो खाएंगे, तो लाइक बिस्किट हो गए, कुकीज, केक्स, आइसक्रीम, ये सारे प्रोडक्ट हम खा सकते हैं। हाँ, कुकीज आइसक्रीम मोस्टली बच्चे खाते हैं। पिज्जा, कुछ प्रीमिक्सेस जो उनके लिए इजी हो कि जल्दी जल्दी हॉस्टल में रहने वाले बच्चे कुछ जल्दी से बना के खा लें। वो बढ़िया मिलेट बेस्ड। हाँ, और वो मिलेट बेस्ड। तो हमने ऐसे करके स्टार्ट किया। तो विजन यही था कि हमको टारगेट, हमारा ऑडियंस जो था वो किड्स, टीनेजर और यंगस्टर्स, इन सबको करना है। अब जैसे मिलेट बेस्ड प्रोडक्ट तो आज मार्केट में ट्रेंड है, लेकिन आपने जब शुरुआत की थी उस टाइम इतना कोई पूछता नहीं था, जानता भी नहीं था मिलेट बेस्ड प्रोडक्ट्स के बारे में। तो उस टाइम कैसे आपने सोचा कि यार इसको करते हैं या ये फ्यूचर में चल जाएगा? हाँ, ये बात तो बिल्कुल सही है कि जब मैं मिलेट बेस्ड प्रोडक्ट की बात कर रही थी उस टाइम पे बहुत कम लोग थे जो जिसको इसकी अवेयरनेस थी। अवेयरनेस इसकी जो सबसे ज्यादा आई है ना, वो आई है जब अपने यहाँ पीएम सर ने इंटरनेशनल मिलेट ईयर अनाउंस किया। तो लोगों को समझ आया कि मिलेट नाम की भी कोई चीज है। नहीं तो ज्वार बाजरा तो सब खाते थे, मक्का भी खा ही लेते हैं, बट कोदो, कुटकी, ये सब हमारे ट्रेडिशनल, जो ट्रेडिशनल ग्रेन्स है, ये सिर्फ आदिवासी लोग खाते थे या गांव के लोग खाते थे, लेकिन शहर में इसका उतना चलन नहीं था, इवन जानते भी नहीं है। हाँ, बट हुआ ये कि जैसे जैसे लोगों ने इसको जानना शुरू किया ना, तो उनको समझ आया कि इसके बेनिफिट्स तो बहुत हाई लेवल पे हैं। मतलब जब हम 3 ग्रेन्स की बात करते हैं, टोटल जो होते हैं 3 टाइप्स ऑफ ग्रेन्स होते हैं, पॉजिटिव, नेगेटिव और न्यूट्रल। तो जो हम व्हीट और राइस खाते हैं वो नेगेटिव है,
मतलब नेगेटिव ग्रीन है। हाँ। मतलब कि ये और तो हम वही नुकसान ज्यादा कर खाते हैं। जाएंगे। और हम हाँ, और हम वही ज्यादा खा रहे हैं। और पॉजिटिव में आते हैं सारे मिलेट्स, माइनर मिलेट्स सारे पॉजिटिव में आते हैं। अच्छा। हाँ, तो अब और ज्वार बाजरा जो हम खाते हैं ये भी न्यूट्रल में आते हैं। हाँ। मतलब ये अगर आपको नुकसान नहीं कर रहे हैं तो फायदा भी नहीं कर रहे हैं। अच्छा। बट ठीक है, न्यूट्रल है, न्यूट्रल है, नुकसान करेंगे ना ज्यादा फायदा करेंगे। हाँ, कि हम उनको उनकी प्रॉपर्टीज को रिच कर सकते हैं। ओके। कैसे करेंगे ये डिपेंड करता है। ये डिपेंड करता है। तो हमने फिर धीरे धीरे लोगों को ये बताना शुरू करा कि हाउ टू ईट मिलेट, कैसे खाना है मिलेट्स को। हाँ। आज आप रोज गेहूं चावल खा सकते हो बट रोज मिलेट नहीं खा सकते। दूसरी चीज कि अगर आपने इसको बिना पानी में सोक करे बना लिया तो आपको कॉन्स्टिपेशन हो जाएगा। बिल्कुल। तो लोग जानते ही नहीं थे कि खाना कैसे है। हाँ। और जिस चीज के बारे में जानते ही नहीं है उसको पकाने की कितनी भी जद्दोजहद कर लो बनेगा ही नहीं। बनेगा ही नहीं, कोई सोचेगा भी नहीं उसको बनाने का। तो बस यही सब चीजें थी जो मैंने लोगों को बताना शुरू करी हाँ। धीरे धीरे कि ऐसे खाओ। फिर बहुत सारे लोगों को एलर्जी हो जाती थी कि वो लोग ग्लूटेन खाना जो भी खाते थे उससे एलर्जी होती थी। तो डॉक्टर ने जब सजेस्ट किया कि भैया ग्लूटेन फ्री खाओ तब लोगों को समझ आया कि मिलेट ही है जो ग्लूटेन फ्री है। अच्छा। तो धीरे धीरे उनका रुझान उस तरफ गया। व्रत के टाइम पे जो भगर खाते हैं दैट इज आल्सो माइनर मिलेट। तो वो हम जब खाना शुरू करें तो उन्हें समझ आया कि इस चीज का नुकसान कम है। हाँ। तो धीरे धीरे जब लोगों ने इतनी सारी उसकी इम्पोर्टेंस देखी, इंटरनेशनल मिलेट डे हुआ, सारे मीडिया ने उसको हाईलाइट किया कि क्या है मिलेट्स, कैसे खाना है। तो धीरे धीरे ये सब चीजें जब होना स्टार्ट हुई तो लोगों को समझ आने लगा। अब जैसे आपने ट्राइबल्स और मतलब छोटे किसानों के साथ काम किया तो उनकी ग्राउंड लेवल की स्थिति कैसी आपको देखने को मिली? अगर मैं ट्राइब्स की बात करूँ ना तो उनकी ग्राउंड लेवल की स्थिति तो बहुत खराब है आज के टाइम में। हाँ। उनके पास ना बहुत सीमित साधन होते हैं खेती के। दूसरी चीज जमीन भी बहुत सीमित है उनकी। हाँ। मतलब कि बड़े किसान नहीं है, वो बहुत छोटे छोटे किसान है। अब इनको क्या होता है उस छोटे से खेती से ही कुछ अच्छा लाभ कमाना है। तो हमने ये करा कि छोटी खेती में ज्यादा प्रॉफिट की कौन सी फसलें हो सकती है या ज्यादा बेनिफिट कहाँ हो सकता है कि वो अपनी इनपुट की कॉस्ट कम कर देते हैं। एक तरह से हाँ, कम जगह में ज्यादा पैदावार, कम जगह में ज्यादा पैदावार और साथ में कम लागत। हाँ। तो मतलब हमने लागत भी घटाने की कोशिश करी, पैदावार बढ़ाने की कोशिश करी और उस पैदावार का ज्यादा से ज्यादा मूल्य हो ऐसी कोशिश करी। अच्छा। तो धीरे धीरे अब उनकी स्थिति में कुछ सुधार आ रहा है। अब जैसे जहाँ पे पानी की बिल्कुल व्यवस्था नहीं है वहाँ हम प्रमोट करते हैं कि आप मिलेट लगा लो। कुछ औषधीय पौधे ऐसे होते हैं जिनको पानी की कम जरूरत होती है वो लगा लो। तो ऐसे करके हमने अलग अलग किसानों को उनकी खेती के हिसाब से, उनके एरिया के हिसाब से अलग अलग फसलें के बारे में बताते हैं। और दूसरी चीज कि इनको मार्केट में बेचने के लिए जाने की बजाय हमारी पूरी कोशिश रहती है कि हम खुद ही उसको परचेस करें उन्हीं के। अच्छा, तो उनको ज्यादा स्ट्रगल ना करना पड़े मार्केट में, उनको स्ट्रगल भी नहीं करना पड़ता, एक अच्छा रेट मिल जाता, हमको भी हमारा क्वालिटी प्रोडक्ट मिल जाता। हाँ, और एक तरह से एजुकेट भी कर रहे हैं ना आप किसानों को। हम किसानों को शुरू से ट्रेनिंग देते हैं। मतलब जिस किसान ने कभी मेडिसिनल फार्मिंग नहीं की होगी ना वो भी हमारे साथ जुड़ करके मेडिसिनल फार्मिंग करता है। जिसमें हम मोरिंगा जो सहजन की खेती करवाते हैं, अश्वगंधा की खेती करवाते हैं, हिबिस्कस, रोजेला, ये सब चीजें हम उनकी खेती करवाते हैं। जैसे वुमेन फाउंडर के रूप में आपका एग्रीकल्चर फील्ड में आना, क्या आपको चुनौतियां फेस करने को मिली वुमेन फाउंडर के तौर पे? हाँ, वुमेन फाउंडर के तौर पे जैसे पहली चीज क्या है ना, वुमेन्स को अगर किसी बिजनेस से कोरिलेट किया जाता है तो वो कैसे करा जाता है कि या तो उनका बुटीक होगा या उनका कोई फूड बिजनेस होगा जो वो चला रही होंगी, तो बहुत ज्यादा हुआ तो कुछ एजुकेशन होगा या ज्वेलरी होगा जो वुमन रिलेटेड बिजनेस है। बट मैं तो कुछ अलग ही सोच के बैठी थी। मैंने सोचा था कि मेरे को तो एग्रीकल्चर करना है। अब एग्रीकल्चर करना है तो एग्रीकल्चर इतना अलग क्षेत्र था कि मेरे को शुरू में बहुत दिक्कत आने लगी थी। लोगों का एक्सेप्टेंस नहीं होता है एक वुमन को, खास करके एडमिनिस्ट्रेटिव वुमन को, कि वो हमारे ऊपर कमांड करे। ये किसान का विजन भी नहीं होता। किसान को लगता है ये क्या करेंगे, इनको पता है क्या ये खेती कैसे करना है, खेती कैसे करना है ये मुझे पता है, लेकिन ये हमें क्या सिखाए। एक मेल डोमिनेटिंग कल्चर है, एक कल्चर। और खासकर खेती में ना अगर वुमन को जोड़ते हैं तो वो सिर्फ एक लेबर वर्क के लिए जोड़ते हैं। वो ये नहीं सोचते हैं कि वो साइंटिफिक भी हो सकता है, टेक्नोलॉजी बेस्ड भी हो सकता है, वो वुमन हमें कुछ और अच्छा बता सकता है। तो ये एक मेरे लिए बड़ा चैलेंजिंग टास्क था। शुरू में मुझे लगता था
कैसे मैं इन लोगों को समझाऊंगी ये चीज़। तो शुरू में मैंने उनके साथ काफी टाइम तक काम भी किया है। अच्छा। हाँ, मतलब वो खेती करने जा रहे हैं तो मैं भी उनके साथ जा रही हूँ, वो दिन भर घूम रहे मैं भी उनके साथ घूम रही हूँ। अच्छा। तब जब मैंने उनके साथ, जब उन्होंने देखा कि यार ये तो हमारे साथ सब काम कर रही है, तब उनका एक ट्रस्ट बिल्ड हुआ मैंने कि हाँ ये कर सकती है। फिर जब मैंने उनको बताया कि अगर आप ये कोई चीज बना रहे हो तो इसको ऐसे बनाओ, अगर आप वर्मी कंपोस्ट, आप गोबर डालना ही चाहते हो खेत पे तो कच्चा गोबर क्यों डाल रहे हो, उसको प्रॉपर ट्रीटमेंट करो, उसको कल्चर से वर्मी कंपोस्ट बनाओ या उसकी प्रॉपर खाद बनाओ गोबर की, तो वो ज्यादा इफेक्टिव है। सही। जब मैं ये चीजें उनको समझाने लगी तो उनको जब फायदा होता है तब उन्हें लगता है कि हाँ अब ठीक है, अब हम सुन सकते हैं इनकी बात। इस प्रोसेस में आपको कितने साल लगे अपना ट्रस्ट बिल्ड करने में? मतलब ये मान के चलो आपकी शुरू के 4-5 साल मुझे ट्रस्ट बिल्ड करने में 4-5 साल, काफी मतलब 4-5 साल मैंने बिल्कुल लग के उनके साथ काम किया है। उनके प्रोडक्ट को परचेज करती थी, पूरी क्लीनिंग कराती थी, शॉर्टिंग ग्रेडिंग कराती थी। फिर एक ये भी ट्रस्ट नहीं होता ना कि भाई इसने हमारा सामान तो रुकवा दिया, बेच पाएगी कि नहीं बेच पाएगी। बिल्कुल, क्योंकि मार्केटिंग तो एक बहुत मेजर टास्क है, किसान को तो तुरंत पैसा चाहिए। हाँ, उनको पता है कि माल निकला, मंडी लगाएंगे, पैसा हाथ में जाएगा। अब मैं इतनी बड़ी उस टाइम पे एंटरप्रेन्योर नहीं थी या इतना इंडस्ट्री का नॉलेज नहीं था कि इतना सारा मटेरियल मेरे पास आएगा तो मैं कैसे उसको प्रोक्योर करूँ। बट मैंने उनके साथ एक ट्रस्ट पे काम किया कि आप मत चिंता करो, बेच दूंगी, अच्छी कीमत पे बेचो। तो धीरे धीरे जब उनका मटेरियल सेल होने लगा ना तब उन्हें ट्रस्ट हुआ कि बेच देंगी और हमें अच्छी कीमत मिलेगी। तब जाकर फिर जर्नी स्टार्ट हुई। तो इस बीच में हाँ, मतलब एज अ वुमन फाउंडर अगर मैं बोलूँ ना तो थोड़ी तकलीफ होती है, खासकर उस फील्ड में होती है जब आप लीग से हट के काम करते हैं। बस बट वो या आपके डोमेन से हट के काम करते हैं। हाँ, मतलब आपका जो एक वुमन डोमेन सेट है ना वो पूरी सोसाइटी की माइंड में सेट है। और आपका तो वर्किंग भी अलग ही था ना पूरा। आप टीचर फील्ड में थे। टीचिंग फील्ड में थी मैं साइंस से पढ़ी हुई हूँ। ऐसा भी नहीं कि आपका एग्रीकल्चर मेरा सब्जेक्ट भी नहीं था। बट ठीक है, जो मतलब मुझे ऐसा लगता है कि शायद भगवान ने इसलिए बनाया मुझे कि मैं इस सोसाइटी में 2000 किसानों को या आने वाले समय में बहुत ज्यादा किसानों को आप एक सही रास्ता दिखा पाए, उनको उनकी आमदनी दिला पाए। हाँ, मतलब आज मैं देख रही हूँ कि एग्रीकल्चर में बहुत सारी वुमेन्स आ रही हैं। अब जो एंटरप्रेन्योरशिप भी बढ़ रही है ना एग्रीकल्चर में, बहुत ज्यादा हो रही है। मैं तो चाहती हूँ और मैं ऐसे लोगों को प्रॉपर गाइड भी करती हूँ कि भाई आपको कैसे आना है इस फील्ड में। मुझे ऐसा लगता है जो स्ट्रगल मैंने देखी है कम से कम वो आने वाली जनरेशन के एंटरप्रेन्योर्स को ना देखना पड़े। बिल्कुल, जो आपने ग्राउंड लेवल पे उनके साथ जाके जो काम किया है, आपने हर चीज खुद से उनके साथ जाके की है, वो आने वाले एंटरप्रेन्योर्स को नहीं करना पड़ेगा। मुझे ऐसा लगता है गवर्नमेंट सपोर्ट तो बहुत करती है इस फील्ड में, बिल्कुल करती है, बट लोगों को नॉलेज नहीं। अगर मैं कहूँ कि जैसे जब तक मैं जयश्री मैडम से नहीं मिली, एएनजीसी को नहीं जानी, मुझे खुद ही नहीं पता था ना कि स्टार्टअप इंडिया में ऐसी कौन सी स्कीम है जिससे मुझे बेनिफिट मिल पाएगा, जिससे आपको ग्रांट मिल सकता है। बेसिक जो हमारा एक एंटरप्रेन्योर का जो एक चैलेंज है, फाइनेंस भी है। हाँ, बिल्कुल है ना। हाँ, और अगर हमको कहीं से एक अच्छा फाइनेंस अरेंज होता है ना तो हम बहुत अच्छा कर सकते हैं। बिल्कुल। तो वो जो एक अच्छा फाइनेंस अरेंज करने वाला सिस्टम वो कहाँ से होगा? तो वो आपको कहीं ऐसी ही ऑर्गेनाइजेशन से, ऐसे ही पर्सन से मिल करके होगा जिसको पूरा नॉलेज हो। क्योंकि आपको उस चीज का नॉलेज नहीं है। तो ये नॉलेज जो है ना एक बहुत बड़ा गैप रहता है, मेरे को ऐसा लगता है सोसाइटी और एंटरप्रेन्योर्स और गवर्नमेंट पॉलिसीज के बीच में ये बहुत बड़ा गैप है। और इसको अगर फुलफिल करा तो आई थिंक सभी लोगों को अच्छी अपॉर्चुनिटीज मिल सकती है। क्योंकि काफी स्कीम्स हर किसी को नहीं पता होती है। आज जब मैं गवर्नमेंट के साथ इतना ज्यादा काम कर रही हूँ तो मुझे समझ आता है कि मल्टीपल स्कीम्स हैं। मैं लोन ही लेना चाहती थी, मैं इसलिए नहीं लेना था, मुझे बर्डन लगता था कि मैं लोन लेके काम करूंगी तो एक अननेसेसरी की ईएमआई आएगी, मुझे ये देना, मुझे बर्डन लग रहा था वो। लेकिन बाद में जब मैंने हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट में मोफपी करके जो एक डिवीजन है वहाँ पे जब वहाँ से मेरा कांटेक्ट हुआ तो उन्होंने बताया कि आप लो, आप इसके बेनिफिशियरी बनो, क्योंकि इसमें मल्टीपल आपके फायदे हैं। सब्सिडी तो एक है, मिल जाएगी, बट पोस्ट सब्सिडी मार्केटिंग के लिए भी बहुत अच्छा है। जगह जगह मेले होते हैं, एग्जीबिशंस होती है, इवन अपने प्रोडक्ट को शोकेस कर पाओ, ब्रांड को शोकेस कर पाओ। तो और फिर उसके बाद अब ऐसा है कि पीएमएफएमई पोर्टल पे जो सक्सेस स्टोरी है
उसमें बहुत सारी जगह हमारी सक्सेस स्टोरी आती है। हाँ। तो उनको समझ आता है इससे हमारा कितना प्रमोशन हुआ। ऑब्वियसली प्रमोशन हो गया। हाँ, इससे हमारा बहुत प्रमोशन हुआ। मतलब पहले अगर मुझे ऐसा लगता है कि मुझे 100 कस्टमर जानने वाले थे, तो ये प्रमोशन के बाद मुझे 10,000 कस्टमर जानना है। बिल्कुल जानते हैं। और अगर 10,000 कस्टमर में 1000 कस्टमर भी मेरे प्रोडक्ट को लेने में इंटरेस्टेड है, हाँ। तो मैं तो एक अच्छा खासा बिजनेस डेवलप करना स्टार्ट कर रही हूँ ना। तो क्या हर एंटरप्रेन्योर को एक कंसल्टेंसी के पास जाना चाहिए अपने स्टार्टअप के लिए? मेरे को ऐसा लगता है, देखिए वो एक कहावत है ना, बिन गुरु ज्ञान कहाँ से पाऊं। हाँ। सेम वही चीज है। अगर मैं एंटरप्रेन्योर हूँ, मेरे पास सब नॉलेज है, मेरे को मेरे प्रोडक्ट का नॉलेज है, मुझे मेरी चीजों का नॉलेज है, बट मेरे पास पैसा ही नहीं है और ना मैं पैसा अरेंज कर सकती हूँ। क्या करूँ? उस थॉट को सिर्फ दिमाग में रखूँ, इम्प्लीमेंट तो नहीं कर पाऊंगी। नहीं कर पाएंगे, बिना फंड के कहाँ से करें? अब अगर हम बोलते हैं कि कंसल्टेंट के पास जाने का, तो डेफिनेटली आप जब कंसल्टेंट के पास जाते हो, तो आपकी प्रॉब्लम को देखते हुए वो आपको 4 ऑप्शंस दे देते हैं ना। बिल्कुल। आप ये भी कर सकते हो, ये भी कर सकते हो, ये भी कर सकते हो, ये भी कर सकते हो। इवन गाइड करते हैं। हाँ, इवन गाइड। 4 में से कौन सा ज्यादा बेहतर है? फिर वो कंसल्टेंट ऑलरेडी एक बड़ी फील्ड के लोगों के साथ जुड़े हुए हैं। हाँ। कि मान लो आप तो सिर्फ एक मशीनरी वाले के पास गए और उसको बता दिया भैया मुझे ये मशीन चाहिए। हाँ। बट जब आप कंसल्टेंट के पास जाते हो तो उसके पास 10 ऑप्शन है कि ये 10 ऑप्शन है, इसमें से चूज करो, इसमें इतनी क्वालिटी है। हाँ। वो किससे आप प्रोडक्शन ज्यादा बढ़ा सकते हैं? वही कि 10 में से कौन सा ज्यादा बेटर रास्ता है? देखो मुझे ऐसा लगता है अपना नॉलेज तो अपनी तरफ है, बट कंसल्टेंट आपका एंटरप्रेन्योरशिप के लिए गुरु होता है। हाँ। और आपको उसके पास जाना चाहिए, क्योंकि जब आप कभी जाते हो तो आपको 50-100 चीजें निकल के आती हैं कि हम ये भी कर सकते हैं। हाँ बिल्कुल। हाँ, तो होना चाहिए, पोटेंशियल रियलाइज होता है ना। हाँ, मतलब मुझे ऐसा लगता है डिस्कशन हमेशा ओपन होना चाहिए। हाँ, ओपन डिस्कशन। हाँ, कि आप कंसल्टेंट के पास जा रहे हो, आप उसको समझाओ कि हमारी ऐसी ऐसी हालत है, हम नहीं दे सकते। हाँ। हम जब फर्स्ट टाइम आए थे, मैडम ने हमें 50 लाख भी बताया, 1 करोड़ बताया। हमने बताया मैडम हमारे पास तो इतनी पूंजी है अब इसमें क्या हो सकता है ये आप बताओ। सही बात है। तो फिर उन्होंने बोला ठीक है हम ऐसे ऐसे करते हैं, तो हमें भी कहीं ना कहीं वहीं से गाइडेंस मिला। तो कंसल्टेंट वही होता है, एक अच्छा कंसल्टेंट जो आपके सामने 4 से 5 चीजें ऑप्शन दे देता है। हाँ। फिर अब आप चूज करो कि आपको कैसे होगा, कहाँ जाना है। हाँ वही ना, तभी तो इंसान आगे बढ़ पाता है कोई भी एंटरप्रेन्योर। बिल्कुल। जब आपने सोच लिया ना एंटरप्रेन्योर बनना है, तो समझना सोच लो यूपीएससी के एग्जाम की तैयारी करना है। हर चीज संभालिए फिर, सब चीजों को लेकर के चलना है। तपस्या है एक तरह से। कितने साल में सक्सेस हो गई ये बिना सोचे, सिर्फ कर्म करते जा रहे हैं। कर्म करते हैं। और आपने कुछ अनुमान लगाया था आपके ब्रांड बनाते टाइम कि कितने सालों में सक्सेस हो सकता है? बिल्कुल नहीं। मतलब जब मैं सक्सेस, वो जो एक कहावत मैंने एक लाइन पढ़ी है, जब रात का अंधेरा घना हो तो समझ लो कि सुबह जल्दी हुई है। अच्छा। बस मैं यही सोचती हूँ कि वो जो मेरा टाइम था कोरोना का, हाँ। कोरोना का जो पोस्ट, मतलब मुझे आज भी याद है, हम लोग पोस्ट बिफोर कोरोना हमारा इतना स्ट्रगलिंग फेस था कि हम परेशान हो चुके थे। अच्छा। कुछ नहीं निकल रहा है बिजनेस से, वो एक अलग चीज है। हमारा लगता जा रहा है, वो एक अलग चीज है। हाँ। आप कब तक एफर्ट्स डालोगे? एग्जैक्टली, मतलब कब तक फंड्स अपने डालोगे, कब तक अपनी 6 से 7 सारी साल शक्ति हो डालोगे? चुके थे मुझे काम करते हुए। निकलना तो बहुत दूर की बात है, घर से ही लगाते जा रही थी। 7 साल तक? हाँ, 6 से 7 साल हाँ। कंटिन्यू, बस मेहनत करे जा रही हूँ, लगाए जा रही हूँ, मेहनत करे जा रही हूँ। स्टेबिलिटी बनने लगी थी धीरे धीरे, 3 साल में स्टेबिलिटी बनने लगी थी, बट प्रॉफिट जो बोलना चाहिए प्रॉफिट, हाँ। वो नहीं दिख रहा था। बट वो उस समय, मतलब मैं इतनी ज्यादा, मुझे ऐसा लगता है वो टेंशन में डिप्रेस हो गई कि ऐसा लगा मुझे सारी कंडीशन जो है मेरे अपोज हो जा रही है। मुझे लगा अब मुझे क्विट कर देना चाहिए, क्योंकि अब मैं सर्वाइव नहीं कर पा रही हूँ। अच्छा। लेकिन फिर मन में ख्याल आया कि नहीं, अगर एंटरप्रेन्योर बनना है तो क्विट वाला सब सवाल, बिल्कुल सवाल नहीं है। हाँ। मुझे करना है, तो देन जो करना है वाली चीज थी ना, वो दिमाग में रख करके वापस से शुरू किया। कोविड आया, समझ आया कि लोगों को तो इम्यूनिटी बूस्टर चाहिए है। हाँ। तो बस अश्वगंधा, गिलोय, इन सब पे काम शुरू करा। हाँ। और वो हमारी एक, कहना चाहिए हमारा टर्निंग पॉइंट था। एक तरह से आपदा को अवसर में बदल दिया आपने, क्योंकि वो Correct. कोरोना टाइम था,
हाँ, बस आपदा को अवसर में बदल लिया। लोग घरों में बैठे थे, उनके पास किराना तो पहुंच सकता था लेकिन अच्छा किराना नहीं पहुंच सकता था। बस हमने उसी चीज को लिया कि हम लोगों ने लोगों को उस टाइम भी जैविक, प्राकृतिक, ऑर्गेनिक, लोग ज्यादा अवेयर हो गए थे। 2 रुपए ज्यादा दे दो लेकिन अच्छी चीज दे दो, बिल्कुल प्योर गिलोय पाउडर दे दो, प्योर अश्वगंधा पाउडर दे दो, अच्छा दे दो। तो बस हमने वही चीज करी और वो हमारा एक टर्निंग पॉइंट था जहाँ से हमारा बिल्कुल जो बिजनेस है वो 360 एंगल पे घूम गया। अरे वाह। और बस उसके बाद से जो जर्नी स्टार्ट हुई तो फिर सीधे आप ही जा रही है। क्या वो एक वही मोमेंट था जब लगा कि हाँ अब मेरा डिसीजन सही है जो एंटरप्रेन्योरशिप करने का? बिल्कुल, जब मतलब पोस्ट कोविड ना, जब समझ आया पहली बार, जब अपने हाथ में एक बड़ा प्रॉफिट आया ना, तो उस समय समझ आया कि नहीं, मैंने सही डिसीजन लिया और इस टाइम तक मैंने हार नहीं मानी। जो ये शायद अब उसका फल है। जो एक पेशेंस के साथ लगातार काम करती रही, तो आज भी जो लोग मुझे फर्स्ट मतलब जब मेरी 2015-16 से जानते हैं, वो मेरी जर्नी देखी हुई है, तो वो खुद आपको बताएंगे कि कहाँ से कहाँ देखा है। हाँ बिल्कुल, कि मतलब ग्राउंड से लेकर के अब तक के देखा है। तो ये जो चीज है, वो मुझे ऐसा लगता है कि आज मेरे को ऐसा लगता है कि बिल्कुल भी मैंने कुछ गलत नहीं किया। मैं अपने काम में डटी रही और बस करती रही बिना ये सोचे कि रिजल्ट कब आने वाला है। बट भगवान ने मेरे को तो ऐसा लगता है जल्दी दे दिया। हाँ, लेकिन 7 साल भी काफी लंबा समय होता है। 7 साल लंबा होता है, लेकिन आप अगर ग्रोथ के चार्ट को देखते हो ना, तो आपको समझ आता है कि वो आज जब हम सक्सेस मिल जाते हैं ना, तो हमको वो 7 साल का दर्द नहीं है। हमें पता है कि हाँ, हमको तो सक्सेस मिल गई, तो वो दर्द हमारे सारे छूट गए, वो तो मालूम लग जाता है। हाँ, तो लंबा पीरियड जरूर है, लेकिन मैं ऐसा सोचती हूँ क्योंकि मैं एग्रीकल्चर वाली हूँ ना, तो एक पेड़ को जब मैं बीज से पेड़ बना रही हूँ और उसमें फल आने की उम्मीद करूंगी तो भी 5 साल लगेंगे। बिल्कुल लगेंगे, है ना? हाँ। फिर बस मुझे 2 साल ज्यादा। एग्रीकल्चर का तो मतलब ही ये कि पेशेंस रखना है। बस अगर पौधा भी लगाया तो पेशेंस रखना है, फसल उगाएगी तो पेशेंस रखना है। अगर आपने मन में सोच लिया कि एंटरप्रेन्योर बनना है ना, तो सबसे पहली आपकी सीख ये है, सब्र करना सीख लो। सब्र करना। एंटरप्रेन्योरशिप बहुत ही मतलब ये सोचो कि इजी जॉब नहीं है। हाँ, आपने तो कठिन चीज राह चुने हो तो रास्ता भी कठिन ही होगा। हाँ, तो लेकिन सफलता जो है बहुत ऊपर होगी। सफलता का कोई फिर ग्राफ नहीं है, कोई ग्राफ नहीं है, कंटिन्यू चलती जाएगी। हाँ। अच्छा, जो आपका 7 सालों का स्ट्रगल वाला फेज था, उसमें और कौन आपके साथ था कोई, या आप अकेले ही लगे हुए थे? नहीं, देखो सबसे बड़ी चीज है कि अगर उस बीच में आपका मतलब बड़ा मोटिवेशन क्या था, कौन? मैं सबसे बड़ा मोटिवेशन, अगर कोई फीमेल फील्ड पे काम कर रही है तो उसका सबसे बड़ा मोटिवेशन उसकी फैमिली होती है। हाँ, करेक्ट। अगर मेरी फैमिली ने 7 साल स्ट्रगल टाइम पे मुझे सपोर्ट नहीं किया होता, तो मुझे ऐसा लगता है मैं आज ये सक्सेस देख ही नहीं रही होती। हाँ, बिल्कुल। क्योंकि उन्होंने उतना पेशेंटली डील करा कि मैं स्ट्रगल कर रही हूँ, तो उन्होंने मुझे सपोर्ट किया, इनकरेज किया, उठो, तुमको तो आगे बढ़ना है। मेरे हस्बैंड ने मुझे बहुत मोटिवेट किया। जब मैं कभी ऐसे हार जाती थी कि अब नहीं करना, बहुत हो गया, तो वो कहते थे अरे नहीं, कुछ नहीं होता, आगे चलो, हो जाएगा। तो मुझे लगा कि हाँ ठीक है, चलते हैं, हो जाएगा। फिर हमारे एक सर हुआ है जरियाल सर, वो मोटिवेट करते थे कि तुम्हें ये लाइन चूज करो, अच्छा से अच्छा है, करो आगे, यहाँ पे थोड़ा कहीं ना कहीं गाइड किया उन्होंने। हाँ, मेरे फ्रेंड सर्कल में मेरी फ्रेंड है, रिचा है, रचना है, ये लोग मुझे बहुत मोटिवेट करते थे। जैसे मेरी एक फ्रेंड है रिचा, वो तो मुझे ऐसे करती थी, जब मैं ऐसे बिल्कुल थक जाती थी तो वैसे कहती थी तू इसके लिए नहीं बनी है। अच्छा। तू बहुत ऊंची पॉइंट के लिए बनी है। तो मैं उसको सोचती थी हाँ ठीक है, बहुत ज्यादा थक गए, बहुत निराश हो गए, तो वो आपको एकदम से गुब्बारे में हवा भर देती है। तो फ्रेंड्स होते हैं वो रियल पोटेंशियल आपका बताते हैं। हाँ। उन्हें पता होता है अगर वो अच्छे दोस्त। हाँ, मतलब ये मेरे सर्कल में कुछ फ्रेंड्स हैं, फैमिली है, मेरे रिलेटिव्स हैं, मेरी मम्मी है, मेरी सिस्टर है। हाँ। कहीं ना कहीं लोगों ने मुझे बहुत सपोर्ट किया। मेरी मदर इन लॉ है, मदर इन लॉ ने घर नहीं देखा होता तो मैं आज बाहर कैसे जा पाती। बिल्कुल। मेरे हस्बैंड ने मुझे बार बार मतलब इनकरेज नहीं किया होता कि जाओ जाओ जाओ, तो मैं कैसे बाहर आता। हाँ। मेरी सिस्टर इन लॉ मेरे बच्चों को बच्चों जैसा ट्रीट करती थी कि हाँ मतलब मम्मी अगर बाहर है तो यहाँ एक माँ है जो बच्चों को संभालना। हाँ, तो मतलब ये है कि
इन ऑल टोटल मेरी पूरी फैमिली ने मुझे इनकरेज किया। हाँ। मेरी खुद की मम्मी ने, मेरी सिस्टर ने, मतलब एवरी रिलेशन, मैं ये कहूँगी कि सबने मुझे मोटिवेट किया। अच्छा। कि हाँ तुम्हें करना है, और कुछ तो मोटिवेशन हमारा खुद का होता है। हाँ, बाकी तो मेन मोटिवेशन आपका खुद का है। जिस दिन हार मान जाओगे उस दिन एक कदम नहीं चला जाएगा। बिल्कुल। आज भी स्थिति कभी कभी ये होती है कि आप एक इंडस्ट्री में हो, हाँ। कभी आपका बैंक बैलेंस 0 भी होगा, कभी आपका बैंक बैलेंस लाखों करोड़ों में भी हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। तो जब 0 हो रहा है तब भी हार नहीं मानना है, करोड़ों में तो बहुत ज्यादा खुशी नहीं मनाना है। हाँ, वही चीज है। बैलेंस करके चलोगे तो निश्चित रूप से अच्छा। तो जब जैसे आइडिया आया था आपको स्टार्टअप करने का, तब फैमिली को मनाया कैसे? फैमिली को पता ही नहीं था कि मैं कोई स्टार्टअप कर रही हूँ। फिर उनको कब पता चला? जब मेरी कंपनी रजिस्टर्ड हो गई थी, हाँ। जब मैंने स्टार्टअप शुरू कर लिया था, तब बाद में उनको पता चला कि ऐसा कोई स्टार्टअप भी कर रही हो। क्योंकि मतलब पहले ही आप एक कंपनी शुरू करके इतना स्ट्रगल कर रहे हो और फिर आप उनसे ये बोलो वापस एक और कंपनी शुरू कर रही हो, तो ये थोड़ा सा मेरे लिए डिफिकल्ट था। अच्छा। तो मैंने बोला कि अभी नहीं बताऊंगी, जब कुछ होगा ना जब बताऊंगी। तो फिर जब धीरे धीरे उसमें कुछ कुछ चीज़ें होने लगी कि मेरे को अपॉर्चुनिटीज मिलने लगी, एपिडा के साथ मेरा कोलैबोरेशन हो गया कि मैं G20 में हर उसमें पार्टिसिपेट करूँगी। एपिडा के कुछ अधिकारियों ने मुझे बहुत गाइड किया, बहुत सपोर्ट किया। तो फिर मैं आगे बढ़ी, एग्रीकल्चर के कुछ ऑफिसर्स ने मुझे बहुत सपोर्ट किया, तो फिर हम बार आ पाए। मॉफपी में बहुत मुझे इनकरेज किया यहाँ के अधिकारियों ने। तो जैसे जैसे हम आगे बढ़ते गए, तो जब दिखा कि हाँ अच्छा हो रहा है, तब बताया हाँ स्टार्टअप कंपनी ये मेरी ही है। इस टाइप से तो फैमिली को थोड़ा बाद में पता चला। अगले 5 साल कैसे होने वाले हैं एग्रीकल्चर के लिए? 5 साल में बहुत ड्रास्टिक चेंज आने वाले हैं हमारे। मैं एग्रीकल्चर को लेकर के ऐसा सोचती हूँ कि बहुत ड्रास्टिक चेंज आने वाले हैं। जो किसान आज हमारे साथ जुड़ रहे हैं वो बहुत ही इनोवेटिव फार्मर हैं, टैलेंटेड बच्चे हैं, नए नए जो कि पढ़े लिखे बच्चे हैं, जो टेक्नोलॉजी को एडॉप्ट कर रहे हैं। अच्छा। तो मैं ये कहूँगी कि अब जो एग्रीकल्चर का अगला 5 साल हमारे यहाँ आने वाला है, वो बहुत ही ड्रास्टिक चेंज आएगा। क्योंकि टेक्नोलॉजी, जब किसी चीज में टेक्नोलॉजी आ जाती है तो निश्चित रूप से उसकी ग्रोथ डबल ट्रिपल हो जाती है। बढ़ना ही। हाँ। तो एग्रीकल्चर में भी टेक्नोलॉजी आने लगी है। टेक्नोलॉजी के कारण उसमें हर चीज का प्लस होता जा रहा है। मतलब पहले जैसे हम पानी को बहुत बहा बहा के देते थे, अब ड्रिप इरिगेशन है। हाँ। तो बूंद बूंद पानी से होती है। अभी प्रोटेक्टेड कल्टीवेशन होता है, जैसे पॉली हाउस, शेडेड हाउस होता है, जहाँ की आपका प्रोडक्शन जो है 4 to 5 टाइम्स बढ़ जाता है। बिल्कुल। तो लोग अब उस चीज की तरफ जा रहे हैं। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आने वाले 4-5 साल में जितना एग्रीकल्चर का आज स्कोप है, उससे लगभग 4 to 5 टाइम्स ज्यादा होगा। ग्रोथ बहुत ज्यादा होगी, टेक्नोलॉजी का एडॉप्शन बहुत ज्यादा होगा। मुझे ऐसा लगता है वो समय दूर नहीं जब लोग इजराइल की जगह इंडिया का नाम लेने लगेंगे कि हाँ एग्रीकल्चर इंडिया जैसा होना चाहिए। कि इंडिया में इतनी टेक्नोलॉजी है, इतना अवेयरनेस है कि लोग जो है इस टाइप से काम कर रहे हैं। तो इंडिया क्या मिलेट प्रोडक्ट्स में भी ग्लोबल लीडर बन सकता है? 100%। क्योंकि देखिए हमारे पास तो पूरा प्रोडक्शन हाउस है। इंडिया जो है मेरे ख्याल से 2nd या 3rd लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है मिलेट्स के लिए। और कुछ मिलेट्स के लिए तो ये ओनली प्रोड्यूसर है। अच्छा। कोदो मिलेट, लिटिल मिलेट, प्रोसो मिलेट, ये सब ऐसे नेटिव मिलेट्स हैं जिसका प्रोडक्शन हमारा सिर्फ यहीं हो पाता है इंडिया में। अच्छा। और मैक्सिमम प्रोड्यूस को हम बाहर की कंट्रीज में भेज रहे हैं। अब जैसे जैसे अवेयरनेस बढ़ते जा रही है, वैसे वैसे लोगों को समझ आ रहा है। इवन जो हमारे बाहर के देश के लोग हैं, जो फॉरेनर्स हैं, उन्हें समझ आ रहा है कि उनका मैदा खाना कितना नुकसानदायक है। और उन्हें भी इंडिजीनियस व्हीट वैरायटी खाना चाहिए या मिलेट्स खाना चाहिए। ये उन्हें भी समझ आ रहा है। अच्छा, वो भी समझ रहे हैं। हाँ। तो मुझे ऐसा लगता है कि वो टाइम ज्यादा दूर नहीं है कि जब हम लार्जेस्ट प्रोड्यूसर के साथ साथ लार्जेस्ट एक्सपोर्टर भी हो जाएंगे मिलेट्स के लिए। ओके। तो अच्छा, बिजनेस की सारी चीजें हो गई, बातें हो गई। बिजनेस के अलावा आप क्या करते हैं फ्री टाइम में अपने? फ्री टाइम कहाँ मिलता है? अच्छा, फ्री टाइम। ठीक है। एंटरप्रेन्योर की लाइफ तो ऐसी होती है। हाँ, मतलब देखो सुबह उठ रहे हैं तो ये सोच रहे हैं कि दिन भर क्या करना है। जब
दिन में खत्म हो जाएगा ना टाइम, तो ये सोचेंगे कि नेक्स्ट स्टेप क्या लेना है, फिर हम कैसे बढ़ा लेंगे, कुछ नया शुरू करें। 1 से 5 कंपनी बना लिया तो 5 को चलाना है, अलग अलग डेली अलग अलग टास्क है। हाँ, न्यूमरोलॉजी मेरा बहुत पसंदीदा सब्जेक्ट। अच्छा, बहुत पढ़ती हूँ, बहुत सुनती हूँ और अपनी लाइफ में बहुत चेंजेस देखे हैं ना, तो इसलिए ऐसा लगता है कि अगर फ्री टाइम मिला तो सिर्फ यही करूँ। अच्छा, न्यूमरोलॉजी को ध्यान में रख के आपने इनके नाम रखे हैं या ऐसी कुछ चीज? नहीं, सबसे पहले भूमिशा मीन्स होता है डिराइव फ्रॉम अर्थ, धरती से निकला हुआ। क्योंकि मैं एग्रीकल्चर फील्ड से थी तो मैंने ये सोचा कि कुछ ऐसा ही इनोवेटिव सा नाम रखना चाहिए। तो मैं धरती, एग्रीकल्चर, एग्रो ये सब नहीं रखना था। मेरी बेटी का नाम भी भूमिशा है। अच्छा, तो पहले बेटी का नाम रखा या पहले? पहले बेटी का नाम रखा, बाद में तब बेटी का नाम रखा। तो क्योंकि मेरी बेटी भी उस दादाजी की पोती है जो खेती से ही सब कुछ करते थे, उनका बड़ा पैशन था खेती को लेकर। अच्छा। तो इसीलिए मुझे ऐसा लगा कि उसका नाम भूमिशा का मीन्स भी डिराइव फ्रॉम अर्थ होता है। तो मैं भी अपनी कंपनी का नाम रखूंगी। तो उस टाइम नहीं सोचा था कि न्यूमरोलॉजी से रखना है, लेकिन जैसे जैसे मैंने देखा कि कुछ चेंजेस अगर मैं करती हूँ तो मुझे इसमें रैपिडली ग्रोथ हो रही है। तो मुझे लगा कि हाँ, अगर कुछ चेंजेस से कुछ ग्रोथ हो रही है तो व्हाई नॉट। तो फिर आगे की जितनी भी है उन सबको फिर धीरे धीरे ऐड कर लिया कि हाँ, ये न्यूमरोलॉजी से अटैच हो जाए तो ज्यादा बेटर है। सही है। तो अभी भी कोई ऐसा आपका ड्रीम है ब्रांड को लेके या खुद को लेके कि कहाँ पहुँचना है आपको? हाँ, ड्रीम जरूर है कि मैं भी एक यूनिकॉर्न बनना चाहती हूँ कि हाँ, यूनिकॉर्न होना चाहिए। दूसरी चीज कि बहुत ज्यादा तो नहीं, लेकिन ऐसा एक्सपेक्ट तो करती हूँ कि कम से कम हम 100 CR तक अपना नेक्स्ट 5 to 10 years का टारगेट अगर मैं रखूँ तो 100 CR तक के हम अपना पहुँचाना चाहते हैं। वैल्यूएशन आपका 100 CR पहुँचाना चाहते हैं कि हमारी वैल्यूएशन 100 CR तक की हो, जिसमें हम लोग एक कंप्लीट रेंज देना चाहते हैं कि फार्मर्स का भी सॉल्यूशन हो और कंज्यूमर का भी सॉल्यूशन हो। मतलब एक कंप्लीट प्लेटफॉर्म जहाँ पर आकर के चाहे एंटरप्रेन्योर हो उसको भी सॉल्यूशन मिले, चाहे फार्मर हो उसको भी सॉल्यूशन मिले, कंज्यूमर को भी सॉल्यूशन मिले, सभी को सॉल्यूशन, सबको सॉल्यूशन। तो एक कंप्लीट प्लेटफॉर्म क्रिएट करना है और उस कंप्लीट प्लेटफॉर्म में सारी 4-5 कंपनियां लिंक हो जाएं और वो कम से कम 100 CR की वैल्यूएशन की हो जाए। बिल्कुल। अभी नेक्स्ट जो है टारगेट वही है। बिल्कुल जाएगा।